नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। अगर दोस्तों आप मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं, पुराने नहीं, बस उनसे गुजारिश है कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लेकिन अगर आप लोग नए मेरे इस चैनल पर आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं ज़मीन से संबंधित और अनेकों प्रकार के मामलों से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सरकारी भूमि क्या होती है और सरकारी भूमि को अपने नाम कैसे लिया जाता है। साथ ही जानेंगे कि अगर विवाहिता पुत्री है तो क्या पैतृक संपत्ति में उसे अधिकार है। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं और विस्तार से जानकारी लेते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पर लिखा हुआ है, और आशा करता हूं कि यही बात की जानकारी लेने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए नए आए हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि सरकारी भूमि आखिर क्या होती है। आप मेरे चैनल के अंदर जाइएगा तो इस प्रकार की मैंने अनेकों वीडियो बना रखी है, और मैं कोई भी वीडियो बिना जो है एविडेंस के नहीं बनाता हूँ। मेरी वीडियो देखेंगे आप और उसके बाद आप किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखेंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। कुछ यूट्यूबर अपनी वीडियो को ज़्यादा व्यू, ज़्यादा सब्सक्राइबर पाने के लिए झूठ बोलते हैं और वो नियम को मोड़ तोड़ कर बताते हैं, लेकिन मैं उस नियम को ही बताता हूं जिस नियम के माध्यम से, उस कानून के द्वारा भूमि को, जैसे कि मैंने बताया है एक वीडियो के अंदर कि अगर आपके पास पट्टे की भूमि है तो उस भूमि के ऊपर आपका नाम कैसे दर्ज हो सकता है। और आज भी इस वीडियो का यही टॉपिक है कि सरकारी भूमि अपने नाम पर कैसे लें। साथियों, पहले क्या था कि लोगों को आवासीय भूमि को छोड़कर कृषि भूमि के पट्टे भी आज भी गांव के अंदर होते हैं, और जब उन पट्टों को काफ़ी साल उन्हीं लोगों के पास होते हुए चले आते हैं तो उन पट्टों के ऊपर उन लोगों को मालिकाना हक मिल जाता है। धारा 131 के वर्ष 2095 में ये नियम पास हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर कि जो पुराने पट्टेदार यानी कृषक थे, यानी ग्राम पंचायत की तरफ से उन्हें भूमि का पट्टा अलाट हुआ था, तो उन लोगों को मालिकाने हक दे दिए गए थे, यानी कि धारा 131 के आधार पर। ये धारा 131 क्या है? राजस्व विभाग के नियम के आधार पर, यानी कि राजस्व नियम के कानून के आधार पर, धारा 131 के आधार पर जिन लोगों के पास सरकारी ज़मीनें थी, उन लोगों को काफ़ी समय से उनके कब्ज़े में थी, तो उन लोगों के नाम सरकारी ज़मीन में दर्ज कर दिए थे। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि सरकारी ज़मीन आखिर क्या होती है। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है कि गांव की दो खतौनी होती है। एक खतौनी, प्रथम खतौनी के अंदर जो नाम होता है वो जितने भी गांव के किसान होते हैं यानी ज़मींदार होते हैं उनका नाम होता है, या इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं कि पहले उन्हें पट्टे की भूमि हुई थी लेकिन धारा 131 के आधार पर उन लोगों को मालिकाना हक मिल गया था और वो भूमि श्रेणी 1 क में आ गई थी। इस प्रकार की जो श्रेणी 1 क के किसान या फिर ज़मींदार होते हैं वो प्रथम खतौनी कहलाई जाती है। और दूसरी खतौनी क्या है, ये बात आपको हर एक व्यक्ति नहीं बताएगा, चाहे कितना भी बड़ा यूट्यूबर हो, चाहे काला कोट पहनकर आपके सामने यूट्यूब चैनल पर बैठा हो, वो भी इस बात को नहीं बताएगा, उल्ली पल्ली भौंकेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा। दूसरी खतौनी के अंदर नाम होता है उन सरकारी ज़मीनों का रिकॉर्ड होता है जो गांव के अंदर या शहर के अंदर जो भूमि सरकारी होती है उनका रिकॉर्ड दोयम खतौनी के अंदर होता है। जैसे परती की भूमि, बंजर की भूमि, खलियान की भूमि, तालाब की भूमि, खाद के गड्ढे, होलिका दहन और साथ ही मरघट, कब्रिस्तान और शमशान और साथ ही
इस प्रकार की जो ऐसी भूमि होती है जैसे कि स्वार्निक उपयोग के काम में लाई जाती है, श्रेणी 6-2 की ज़मीन, श्रेणी 6-3 की ज़मीन, श्रेणी 6-4 की ज़मीन, ये सब सरकारी भूमि होती हैं और इनकी खतौनी अलग होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सरकारी ज़मीन कैसे होती है और सरकारी ज़मीन में ऐसी कौन सी होती है जिसमें आपका नाम दर्ज हो सकता है। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। अब दूसरा पॉइंट हम लेते हैं कि क्या अगर विवाहिता बेटी है तो क्या पैतृक संपत्ति में उसे अधिकार है। हिंदू संपत्ति अधिकार अधिनियम के तहत 2005 के अंदर इसमें संशोधन हुआ, लेकिन एक पॉइंट बताकर आपको चलता हूँ, लूज पॉइंट, कि संशोधन होने के बाद जिन पुत्रियों की शादी 2005 के बाद हुई उन्हें अपने पिता की पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार है, लेकिन आदिवासी महिलाओं को छोड़कर। आदिवासी महिला को आज भी संपत्ति में पिता की अधिकार नहीं है, जो पैतृक संपत्ति है। अब जान लेते हैं कि पैतृक संपत्ति में अगर बेटी का अधिकार बिल्कुल 100% है, लेकिन वर्ष 2005 से पहले अगर किसी बेटी की शादी हुई है तो उसे उस भूमि के ऊपर अधिकार नहीं है, लेकिन अगर पिता देना चाहता है तो उसके अंदर अधिकार है। अब यहाँ पर मेन बात आपको समझनी है। चलो, आपकी कोई सिस्टर है, 2005 के बाद उसकी शादी हुई है, पिता की पैतृक संपत्ति है तो उसे भी पूरा अधिकार है पिता की पैतृक संपत्ति में। लेकिन जब तक अधिकार है, अगर पिता ने उस पैतृक संपत्ति को अपने बच्चों को डिवाइड ना कर दी हो, अगर उस पिता ने पैतृक संपत्ति को अपने बेटों में डिवाइड कर दी तो पुत्री का अधिकार खत्म हुआ। या फिर उसने डिवाइड नहीं की और पुत्री ने उस पैतृक संपत्ति में अधिकार मांग लिया, तो मांगने के बाद जब तक वो पुत्री जीवित है तो वो अपने बेटों को, यानी वो पुत्री अपने बेटों को उस पैतृक संपत्ति को नहीं दे सकती। ये भी नियम में है। अगर उस पैतृक संपत्ति में बेटी का अधिकार है और बेटी के जो पुत्र हैं तो उन्हें उस पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। वो पैतृक संपत्ति उसकी मृत्यु के बाद वापस उसके भतीजों पर चली जाएगी, ना कि उसके पुत्रों पर। जी हाँ, अब यहाँ पर बात है कि कौन सी बेटी अपनी पैतृक संपत्ति में अधिकार ले सकती है। वो बेटी अगर उसका पति सरकारी नौकरी में नहीं है तो ले सकती है, और उस पर आय की कोई इनकम का कोई साधन नहीं है तो पैतृक संपत्ति में अधिकार ले सकती है। लेकिन अगर उसकी आय को के हिसाब से सब कुछ सही है और उसका मालिक या खुद वो सरकारी नौकरी करती है तो पिता की पैतृक संपत्ति में वो विवाहिता बेटी अधिकार नहीं ले सकती है। तो मेन पॉइंट मैंने आपको बताया। इतने बात को बताने के लिए आपको बहुत लंदन अमेरिका घुमाकर यूट्यूबर बात बताएगा, लेकिन मैं स्पष्ट बात सीधे तरीके से आपको बता दी और देसी भाषा में आपको समझा दी। इसीलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।